डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के 10th लेक्चर में आपका मोस्ट वेलकम है। पिछले टर्म पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा। हमने बताया भी कि क्या कॉज है रेजिस्टेंस का, क्या मेन कारण है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। और आपको सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का आपको ये समझा दिया गया है। आई होप कि आप इसके नोट्स बना दिए होंगे। आप इसको नोट्स बनाने के बाद 2-3 बार 4 बार इसकी प्रैक्टिस करिए, लिखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, अगर आप इनको पैरेलल में जोड़ दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। आज का जो लेक्चर है हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स पर है। कुछ क्वेश्चंस हम पीछे लगाए भी थे, आई होप, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आपको लगवाते हैं। हमारा फोकस एनसीईआरटी पर रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम इसको पिक करते हैं कि आपसे कह रहा है अ पीस ऑफ वायर, एनसीईआरटी का देखिएगा क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 5 equal parts। एक वायर है, क्वेश्चन आप बुक से देखिएगा। एक वायर है, मैंने बताया था वायर का अपना इटसेल्फ का रेजिस्टेंस होता है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस R है और इस R को 5 इक्वल पार्ट्स में आपने कट किया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। 5 इक्वल पार्ट्स में इस वायर को कट किया है। These parts are then connected in parallel। इन वायर्स को आपने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। If the equivalent resistance of the combination is R, if the equivalent resistance of the combination is R, then find the ratio of R upon R dash। यहाँ पर if the equivalent resistance of the combination is R dash है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये R है और आप इनको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हो, तो इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो अगर आप इक्वली इसको कट कर रहे हो तो सिंपली आप लिख सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस R/5, 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 R/5। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको ऐड करोगे तो 5R/5 मिलके क्या हो जाएगा, R। अब इनको हम पैरेलल में अटैच करते हैं। तो चूंकि देखिए, चाहे जो अप्लियांस हो, चाहे वायर हो, चाहे फैन हो, चाहे कोई भी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हर एक डिवाइस का अपना रेजिस्टेंस होता है। आप उसको रेजिस्टेंस की भी तरह ट्रीट कर सकते हो। तो अगर आप इसको निकालना है तो आप इसको 1, 2, 3, 4 एंड देन 5 वायर्स को कनेक्ट करके आप इनको इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस R/5 है, तो टोटल इक्विवेलेंट कह रहा है 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1 2 3 4 1/R/5। तो वह ये इक्विवेलेंट है इनका, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ऊपर जाएगा तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R 1 2 3 4 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/R। तो आपसे कुछ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम इसको R डैश कर ले रहे हैं, ये R डैश है, आपकी बुक में है, तो R को ऊपर ले जाइए, तो R अपॉन R डैश इज इक्वल 25। ये दैट इज द आंसर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, शायद ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, आसान क्वेश्चन है थोड़ा सा, ओम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या है, when a 12 volt battery is connected across a unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit,
फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो 2.5 एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड क्वेश्चन कि एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है अननोन है, आर आपको पता नहीं है, और इसको आप एक सेल से जोड़ते हो और सेल का जो पोटेंशियल है या बैटरी का जो पोटेंशियल है 12 वोल्ट है और इसमें जो करंट है 2.5 मिली एम्पियर है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है, हम लोग जल्दी में मिली को भूल जाते हैं, एम्पियर करके सॉल्व कर देते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो बहुत आसान है, यहाँ पर जो 12 वोल्ट की बैटरी है, यही 12, चूंकि एक ही डिवाइस है यहाँ पर, तो यही 12 का 12 वोल्ट यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई। तो I जो यहाँ पर दिया है, इस I को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, ये करंट जा रही है। अब एम्पियर में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 10 पावर 3 ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 2.5। आप इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा जो डिवाइस में लगा हुआ है। ये 4800 आ रहा है, हो सकता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम लिख सकते हैं, या 4.8 किलो ओम भी इसको आप लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, आपकी एनसीईआरटी का है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि आपके पास 176 ओम के कई रेजिस्टेंस हैं, इनको आपको पैरेलल में जोड़ना है। 176, how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। देखिए आपके पास 176 ओम के कई रजिस्टर रखे हुए हैं, लेकिन कई रजिस्टर रखे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ रजिस्टर्स आपको अब यूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने यहाँ पर कई रजिस्टर्स यूज किए हैं और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 176 ओम है ईच के, लेकिन जितने भी यहाँ कॉम्बिनेशन है, कह रहा जितने भी यहाँ कॉम्बिनेशन है सभी मिलाकर यहाँ पर जो अप्लाई वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। कितना वोल्टेज है? 220 वोल्ट है, और यहाँ से जो करंट है वो आ रही है 5 एम्पियर। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बात माइंड में पिक करना है आपको, क्वेश्चन ये आ जाएगा। क्या पिक करना है कि 5 एम्पियर की करंट है, 220 वोल्ट अप्लाइड है, ये 5 एम्पियर की करंट यहां से क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि इन रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इन रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, उसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कारण, इक्विवेलेंट मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पर 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस है मान लीजिए आपको नहीं पता है, लेकिन चाहे जितने रेजिस्टेंस होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 10 होंगे, सभी मिलकर सभी का इक्विवेलेंट मिलकर इस 220 वोल्ट की सेल से कितने एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है? 5 एम्पियर की। तो देखिए हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा? V बाई आई। V कितना है? 220, 220 अपॉन 5 कितना, करंट कितनी है? 5, तो ये आ गया 44 ओम। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर 176 ओम, ध्यान दीजिएगा 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए जाएं कि इक्विवेलेंट कितना आ जाए? 440 ओम। 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस लगा दिए जाए कि रिजल्टेंट कितना आ जाए? 144 ओम। तो आसान है, अब
इसको लगा दीजिए। तो 1/R इक्विवेलेंट ये आपको पता है इज इक्वल टू 1/176 प्लस 1/176 प्लस डॉट 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 n रेजिस्टेंस। तो 1/144 इज इक्वल टू n/176। भाई 1/76 प्लस 1/n76 जोड़ोगे तो n/176 आएगा। इसको इधर भेज दीजिए तो 176/44 इज इक्वल टू n। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है 4 टाइम्स, बिल्कुल n इज इक्वल टू 4। तो कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। कई बुक पे इसको डायरेक्ट दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए समझिए, ठीक है। कुछ बातें हम आपको बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं। जैसे आपको एक बात ध्यान देना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या थोड़ा सा दोनों कॉम्बिनेशन जो आप पहले पढ़ चुके हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में क्या है कि जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने कई डिवाइस यूज किए हैं पोटेंशियल 20 इससे सेल से। मान लीजिए ये बल्ब है, ये जो है फैन है, ये फ्रिज है, और यही तीनों आपने पैरेलल में भी यूज की हैं। मैंने बताया था डिवाइसेस को आप रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये मान लीजिए बल्ब है, इसका खुद का रेजिस्टेंस होगा, ये फैन है, ये फ्रिज है। तो आप बताइए इसमें करंट जा रही है, मैंने बताया था कि आप डाउट मत करिएगा, सब में सेम करंट जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो चार्ज यहाँ से जाएगा, क्योंकि चार्ज ही करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो जो चार्ज यहाँ से जाएगा वो कहीं गायब नहीं हो जाएगा, सब उस पूरे चार्ज का पाथ एक ही है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस सबके अलग अलग हैं, करंट सब में सेम फ्लो होगी, नो डाउट। अब हम पॉइंट पर आते हैं जो आपको बताना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये सर्किट में है, मान लीजिए बल्ब यहाँ पर लगी हुई है, बल्ब फ्यूज हो जाती है। मान लीजिए यहाँ बल्ब लगी हुई है, बल्ब फ्यूज हो जाती है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी डिवाइस अगर गड़बड़ होती है तो पूरा का पूरा सर्किट में करंट नहीं जाएगी। पहली बात, अगर एनी डिवाइस डैमेज होती है तो नो करंट विल फ्लो। ये इसमें का थोड़ा सा समस्या है। आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए बल्ब फ्यूज हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्ब फ्यूज हो गई, फैन और फ्रिज तो हमारी चलेगी। तो आपके घर में देखिए, हमारे घर में कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सभी डिवाइसेस सेम पोटेंशियल पर अप्लाई होती हैं। तो क्या किसी कमरे की बल्ब फ्यूज हो जाती है तो क्या फैन और फ्रिज चलना बंद कर देता है? कभी नहीं, सभी डिवाइसेस और चलती रहती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है, सर्किट करंट रहे, सर्किट यहाँ पर डिवाइसेस और चलें। यहाँ पर देखिए अगर एक स्विच है और अगर आपने एक स्विच को ऑफ कर दिया तो सभी डिवाइसेस क्या हो जाएंगी, बंद। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही स्विच से सारी डिवाइसेस कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो ऐसा क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिवाइस की, तो अगर यहाँ पर हम स्विच लगाते हैं, आप यहाँ पर कहीं भी बीच में लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं होगा, सब बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ आप स्विच लगाते हैं K1, यहाँ पर आप स्विच लगाते हैं K2, यहाँ पर आप स्विच लगाते हैं K3, अब आप बताइए अगर आप केवल फैन को बंद करना चाहते हैं तो फैन बंद कर दीजिए, आपकी बल्ब और फ्रिज ऑपरेट होती रहेगी। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। इंडिविजुअल डिवाइस को आप क्या करिए, इंडिविजुअल डिवाइस को आप बंद कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हर डिवाइस के लिए अलग अलग स्विच यूज की जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कहीं भी स्विच लगा दीजिए तो आपकी पूरी की पूरी सिस्टम क्या हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम आपको जानकारी देना चाह रहे थे, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट बात है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में।
नेक्स्ट हम आपको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है आपका, एक फार्मूला है, एनसीईआरटी की बुक में है क्वेश्चन है। हाँ, आपको बताया गया था ये फार्मूला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल अपान पाई आर स्क्वायर, शायद 4 रो एल अपान पाई डी स्क्वायर, यहाँ पर डी को डायमीटर के रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है, यहाँ पर यूनिट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार, आप बुक में देखिएगा। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 6 ohm centimeter. How much of this wire be required to make a 10 ohm coil? How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा कि जो है क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है। तो आपसे दिया गया है डायमीटर, तो डायमीटर डी दिया है 0.5 mm, ध्यान दीजिएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अगर आप इसको एसआई सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो गड़बड़ करेंगे, अगर आप ऐसे जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेजिस्टिविटी आपको रो दिया गया है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 6 ओम सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा ओम सेंटीमीटर। तो इसको फिर से आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ओम मीटर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर। और आपको क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस R दिया गया है 10 ओम। अब आपसे कह रहा है कि क्या निकालिए आप, हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड। तो हाउ मच, इसकी लेंथ पूछ रहा है, 100% यहाँ से लेंथ पूछ रहा है। L अननोन है तो आप L की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा R पाई आर डी स्क्वायर अपान पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पाई आर डी स्क्वायर अपान 4 रो। क्लियर। तो पाई 3.14 इंटू आर 10 ओम इंटू डी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपान होल स्क्वायर है अपान 4 इंटू रो, रो दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेट करने के बाद ये जो लेंथ आती है 122.7 मीटर है। आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको इतना लंबा वायर, अगर आप इतना लंबा वायर आप कैलकुलेट करके लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ध्यान दीजिएगा सेकंड पार्ट है, दोनों क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो यहां पर कोई वायर है, अगर इस वायर, तो लेंथ में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेंथ में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आप इसका बस डायमीटर यहाँ पर d है, इस कैपिटल D यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस डायमीटर को d से क्या कर दे रहे हैं आप, 2d कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कर दे रहे हैं, 2d कर दे रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर आप इसका 2d कर देंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फार्मूला देखिए, इनिशियल अगर r है 4 रो l अपान पाई डी स्क्वायर। तो देखिए हमने आपसे क्या बताया था, यहाँ पर हमने कहा था अगर सेम वायर है, क्योंकि उसी वायर का आप डायमीटर डबल कर रहे हैं, तो रो तो कभी नहीं चेंज करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर आप कोई भी एक मेटल कंसीडर करते हैं, उस मेटल को आप जो है, उस मेटल को आप क्या करते हैं, अगर उस मेटल की जगह दूसरा मेटल या कंडक्टर जब तक नहीं चेंज करेंगे तब तक जो है हमारा रो नहीं चेंज करेगा। यल हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन में, केवल डायमीटर चेंज करने को कह रहा है। तो अभी डायमीटर 2d करने को कह रहा है, तो आप देखिए 4 रो एल अपान पाई और डायमीटर हमने 2d कर दिया, तो ये 2d का होल स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, इस 2 को हम बाहर ले लें तो 1/4, इस 2 को 1/4 4 रो एल अपान पाई डी स्क्वायर। और ये देखिए
4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर किसके इक्वल है? यहाँ देखिए 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ये इनिशियल रेजिस्टेंस के इक्वल है। ये हमारा रेजिस्टेंस, ये पहले का रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए हमारा आर डैश न्यू रेजिस्टेंस है। तो ये जब आपने इसके डायमीटर को बढ़ा दिया तब, तो ये हमारा जो नया रेजिस्टेंस आर डैश आया, ये किसका आया? ये आर का क्या आया? R/4। तो यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स क्या हो गया? घट गया। तो ये मान लीजिए अगर आपसे वैल्यू पूछे तो ये कितने ओम का रेजिस्टेंस था? 10 ओम का, और आपने डायमीटर को डबल कर दिया तो ये क्या हो गया? 10/4 ओम। तो 2.5 ओम अगर वैल्यू पूछेगा, इसकी वैल्यू 2.5 ओम आएगी। ठीक, तो ये देखिए एक क्वेश्चन हम और जल्दी से करेंगे, जिससे जो है कुछ अच्छा। हाँ, तो पहले हम इस अगला क्वेश्चन करने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में देखेंगे तो इससे कई क्वेश्चंस आपके निकलेंगे। क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। हमारे पास एक वायर है, ये वायर, इसका एरिया A है, इसकी लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस R है। तो यहां से आपको 2-3 बातें समझाता है। इसी वायर का रेजिस्टेंस रो है। तो एक केस में क्या कहता है कि अगर हम वायर को 2 पार्ट में कट कर दिए, अगर वायर को 3 पार्ट में कट कर दिए, कटिंग ऑफ वायर। और इसमें दूसरा केस क्या है, वायर को क्या कर दिए? स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, मतलब वायर को आप खींच रहे हैं, तो क्या होगा? तो यहां पर देखिए इनिशियल केस में जो इसका वायर रेजिस्टेंस R है, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये इनिशियल केस है। तो वायर को आप कट कर रहे हैं। मान लीजिए वायर को आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अभी आपने क्वेश्चन में देखा भी था, वायर को आप 2 टाइम्स में कट कर दे रहे हैं। एक एग्जांपल देखिए, तो वायर को अगर 2 टाइम्स कट कर देंगे तो क्या होगा? हर एक वायर, ये वायर है जिसकी लेंथ L है, अगर इस वायर को 2 टाइम्स कट कर देंगे तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? 2 वायर मिलेगा। तो क्या होगा? इसका लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक, और अगर स्ट्रेच कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको ध्यान देखते हैं। यहाँ पर भी अगर आप वायर को खींच लेते हैं, तो वायर को अगर आप खींचते हैं, कितने टाइम्स खींचते हैं? मान लीजिए n टाइम्स खींचते हैं। ठीक, तो अब इस पर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? या आप कहते हैं कि 2 टाइम्स खींचते हैं, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको खींच के आप 20 सेंटीमीटर कर दिए, तो इफेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पर भी इसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L बाई A। तो अगर आप इसकी लेंथ, जो लेंथ L है, तो अगर लेंथ को बढ़ाकर 2 टाइम्स कर देते हैं, हम 2 टाइम्स मान लीजिए कर लेते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे, n टाइम्स में कर लेंगे। तो अगर आप इसको 2 टाइम्स करते हैं तो ध्यान दीजिएगा लेंथ तो बढ़कर 2L हो जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके एरिया पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो है आप कहीं बाहर से कोई मटेरियल और तो लगा नहीं रहे हैं, तो चूंकि पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम क्या होना है? कांस्टेंट होना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम क्या होना है? कांस्टेंट। तो अगर आप इसको डबल कर ले रहे हैं या आप इसको n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो अभी हम n टाइम्स जनरलाइज कर देंगे, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखिए, तो मान लीजिए पहले हम इसको n टाइम्स इंक्रीज करके यहाँ आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए आपने, मान लो इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ये हम कह रहे हैं बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नया रेजिस्टेंस चेंज करेगा। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए? रो तो कोई चेंज करेगा नहीं, L हमारी 2L हो गई, और एरिया बिल्कुल चेंज करेगा बंधुअर। एरिया हमारा क्या हो जाएगा? इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों सेम होंगे, तो एरिया इंटू इसकी एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू इसकी एरिया आपको पता नहीं है, इंटू लेंथ इसकी कितनी हो गई? 2L हो गई। वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो यहाँ से आप A डैश इज इक्वल टू निकाल सकते हैं कि नहीं? एरिया इंटू लेंथ अपॉन 2L, कैंसिल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा जितने टाइम्स आप लेंथ को बढ़ाएंगे, एरिया उतने ही टाइम्स क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके एरिया को A बाई
2 लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा 4 रो L बाई A हो जाएगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4R। जो अगर आप इसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, इसकी लेंथ को अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह आप देखिएगा, एक जनरलाइज अब बता दे रहे हैं, ये आप याद करिएगा। अगर आप रेजिस्टेंस को n टाइम्स इंक्रीज करते हैं, अगर आप रेजिस्टेंस को n टाइम्स इंक्रीज करते हैं, सॉरी वायर को n टाइम्स इंक्रीज करते हैं लेंथ को, तो यहाँ पर देखिए हम इससे समझते हैं। तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस, ये आप शॉर्टकट ट्रिक में देख सकते हैं, n स्क्वायर R हो जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है, आप देखिएगा आपको मिलेगा। तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर मतलब n उसका ये 2 टाइम्स बढ़ाए थे तो 2 स्क्वायर R हुआ कि नहीं, तो इसी तरह ये n स्क्वायर R हो जाएगा। तो ये हमारा, लेकिन इस तरह से आप क्वेश्चन मत लगाइएगा, ठीक है। आपको प्रॉपर वे में जैसे यहाँ समझाया गया है उसी तरह आप क्वेश्चन लगाएंगे। मान लीजिए इनिशियल रेजिस्टेंस उसने दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा कि इनिशियली इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, तो फाइनल रेजिस्टेंस बताइए। तो बस तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 10 40 ओम तर्ड से। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है, देखिए अगर आपको ट्रिक पता है ये वाला, तो आप ओरली लगा सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। कि एक रेजिस्टेंस है उसको 5 टाइम्स इंक्रीज किया गया, कितने टाइम 5 टाइम्स इंक्रीज किया गया, और उसका इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 5 टाइम्स इंक्रीज किया गया। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 × 10 250 ओम। देखिए कितनी जल्दी से आपने आंसर निकाल लिया। तो ये आसान तरीका है, इससे आप जो है रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा, समझिएगा, वीडियो को 2-3 बार आगे पीछे करेंगे तो समझेंगे। अब है कटिंग ऑफ वायर। अगर आप वायर को कट करते हैं, मतलब अगर आप लेंथ को हाफ कर देते हैं, तो एरिया में तो कोई चेंज नहीं हो जाएगा। तो R डैश रो, आपकी लेंथ, हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, और एरिया वही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रो L/A। तो ये हमारा R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R/2, हमारा R है, रो L/A को हम लोग क्या लिख सकते हैं R। तो यहाँ R की वैल्यू रख देंगे तो हमारा यहाँ पर न्यू रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आज हमने कुछ चीजें पढ़ी, इसको भी n टाइम्स डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमने कुछ पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में, कुछ चीजें सीखी, कुछ क्वेश्चंस हम और एनसीईआरटी के देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।